वेलकम एक बार फिर से स्वागत है आरएस जंक्शन पर। तो आरएस प्रीलिम्स 2023 परीक्षा को टारगेट करके हम सभी तैयारी कर रहे हैं और आज हम बात करेंगे दिनांक 3 अप्रैल 2023 की जो करंट अफेयर्स है उनके बारे में। तो ये करंट अफेयर्स आपके आरएस प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ही ध्यान में रख करके तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा आपकी जो बड़ी एग्जाम्स है जैसे एसआई, आरओ और ईओ, इन एग्जाम्स में भी आपको काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से कवर होंगे। तो इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर आपको ये डेली अवेलेबल कराई जाती है। इसके अलावा बहुत सा और भी स्टडी मटेरियल वहाँ मिलता है। तो आज के पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के पहले ट्रॉमा सर्जन बन गए हैं? तो दोस्तों कल जो है राज्य के पहले ट्रॉमा सर्जन ने ज्वाइन कर लिया है जिनका नाम है दिनेश गौरा। अब ये प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि जब भी कोई चीज़ पहली बार होती है तो वो अक्सर न्यूज़ में रहती है और वहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो जोधपुर का जो एमडीएम जो मथुरा दास माथुर अस्पताल है वहाँ के ट्रॉमा सेंटर में पहला ट्रॉमा सर्जन हमको मिल गया है। ट्रॉमा सर्जन क्या होते हैं? दरअसल दोस्तों जो एक्सीडेंटल केसेस होते हैं वहाँ पर अचानक से जो आघात किसी भी हमारे मरीज को पहुँचता है तो उसको एक विशेष ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है और इसीलिए हमारे जो 3 एम्स हैं दिल्ली, पटना और ऋषिकेश, इन्होंने ट्रॉमा सेंटर की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए एक कोर्स की शुरुआत की है जो है ट्रॉमा सर्जरी और क्रिटिकल केयर में एमसीएच। ठीक है, तो इस कोर्स को इन्होंने पूरा किया और ये पहले ऐसे डॉक्टर बन गए जो हमारे यहाँ पर एज ए ट्रॉमा सर्जन काम करेंगे जोधपुर में। दोस्तों साल की अगर बात करें पिछले साल की तो राज्य में 22,000 दुर्घटनाओं में 11,000 लोगों की मौत हुई है और अधिकांश जो हताहत होने वाले लोग हैं वो 20 से 40 वर्ष आयु के थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में वर्तमान में आरटीई अर्थात राइट टू एजुकेशन जो कि 2009 में जो है लागू हुआ था और आरटीई नियम हमारे 2010 में बने हैं, उसके तहत निजी विद्यालयों में छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो कौन सी कक्षा तक? तो वैसे तो दोस्तों पहली से लेकर के 8वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को पूरे देश भर में आरटीई के दायरे में लाया गया है। 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में। ठीक है, इसके माध्यम से जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों में जो व्यवस्था की गई थी 1 से लेकर 14 वर्ष तक के, 0 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए, उसमें से 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनके लिए शिक्षा का अधिकार दे दिया गया आर्टिकल 21A में। ठीक है, जबकि बाकी जो बचे हुए हैं 0 से 6 वर्ष के बच्चे, उनको आंगनबाड़ी और इनके माध्यम से वैकल्पिक शिक्षा दी जाती है, हालांकि वो अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो पहले कक्षा 1 से 8 तक था, लेकिन राजस्थान में पिछले वर्ष छात्राओं के लिए इसकी संख्या बढ़ाकर 12वीं कर दी गई थी और अब छात्रों के लिए भी इस बजट 2023-24 में जो है आरटी के अंतर्गत उन्हें लाया गया है। तो निजी विद्यालय जितने भी हैं उनके एडमिशन्स के लगभग 25% जो होते हैं वो आपके आरटीई के अंतर्गत लिए जाते हैं पहली कक्षा में। ठीक है, तो राजस्थान के निजी विद्यालयों में अब 12वीं कक्षा तक के छात्रों को भी निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। 46 करोड़ रुपए से ज्यादा इसमें खर्च होंगे। पहले 1 से 8 तक का ही प्रावधान था, अब 9वीं से 12वीं के छात्र और छात्राएं भी इसमें जुड़ गए हैं। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न यहां से बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम अर्थात आईटीएमएस का पायलट प्रोजेक्ट अब एक हाईवे पर शुरू किया जा रहा है। तो वो कौन सा हाईवे है? तो यहाँ पर 3 हाईवे हैं जिन पर यह प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें तो हाल ही में जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बना है उस पर इस आईटीएमएस हाईवे को लागू किया गया है और उसी चीज को देखते हुए अब राजस्थान में भी 3 हमारे जो हाईवे हैं, शाहजहांपुर से अजमेर, बरबिलाड़ा जोधपुर और सीकर से बीकानेर। पहले वाले में NH48 और NH448 दोनों आते हैं, दूसरे में NH25 जबकि तीसरे में NH11 और NH52 आता है। यहाँ पर ये आईटीएमएस अर्थात इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा। क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। ठीक है, तो आईटीएमएस क्या होता है? आईटीएमएस में दरअसल दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक पूरा का पूरा सर्वर रूम होता है। ठीक है, ऐसे कैमरे वहां पर लगाए जाते हैं जो ऑटोमेटिकली डिडक्ट करते हैं, चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं, जैसे कि नंबर प्लेट्स को वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, उसे वो ऑटोमेटिकली पढ़ लेते हैं और इसके अलावा सीट बेल्ट अगर लगा रखी है या नहीं लगा रखी उसका पता कर लेते हैं। इसके अलावा हर 500 मीटर पर जो है आपको एलईडी डिस्प्ले बोर्ड होते हैं और रोड के दोनों साइड स्पीकर्स भी लगे होते हैं। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर देनी है तो वो स्पीकर के थ्रू, जैसे मान लो जाम लग रहा है,
तो उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एलईडी डिस्प्ले बोर्ड पर आपको आपकी स्पीड क्या है, वेदर रिपोर्ट क्या है, इससे रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में जैसे ही सर्वर पे डेटा पहुंचेगा, ऑटोमेटिकली उस नंबर से रिलेटेड जो भी पर्सन है उसको और एसएमएस के थ्रू या ईमेल के माध्यम से जो है चालान जनरेट होकर के उस व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा और वो ऑनलाइन इनको जमा भी करा पाएगा। इसी तरह से कोई दुर्घटना अगर होती है तो तुरंत ये पता लगाया जा सकेगा कि कितने लोग उससे प्रभावित हुए और बाकी सब चीजों को देख करके लोगों को तुरंत मदद भी दी जा सकेगी। तो ये होता है इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक तरह का इंटेलिजेंट सिस्टम है। ठीक है, चित्र में जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर्स होते हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिमोट मैनेजमेंट सिस्टम्स होता है, अडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम होता है। ठीक है, ट्रैफिक को डिटेक्ट करने वाले सेंसर्स लगे होते हैं, हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमराज होते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरा सिस्टम होता है, स्पीड डिटेक्टेशन के रडार्स होते हैं जो कि आपकी स्पीड को बताते रहते हैं, जैसे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर 120 से अधिक स्पीड पे जाती है ऑटोमेटिक चालान है। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम इसमें होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश का पहला हेरिटेज टर्मिनल राज्य के किस एयरपोर्ट पर विकसित किया गया है? पहला हेरिटेज टर्मिनल। तो दोस्तों देखो, टर्मिनल क्या होता है? एयरपोर्ट्स जहाँ पर यात्री बैठते हैं और उतरते हैं प्लेन से, वो टर्मिनल कहलाते हैं। और हमारा जो जयपुर एयरपोर्ट है उस पर 2 टर्मिनल है, एक है इंटरनेशनल और एक है डोमेस्टिक। तो जो इंटरनेशनल टर्मिनल है उसको जयपुर में हेरिटेज टर्मिनल के रूप में विकसित किया गया और ये राज्य का पहला ऐसा टर्मिनल है जिसको हेरिटेज लुक दिया गया है। तो लगभग 67 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए। 2018 से काम चल रहा था जो 2021 में पूरा हो गया था। इसमें एक भव्य पोर्च बनाया गया जिस पर हवा महल और जंतर मंतर जैसे स्थलों की पेंटिंग को किया गया है। तो बाहर से आने वाले जो पर्यटक खासकर हैं उनके लिए जो है यहाँ पर एक तरह से उनको एक लुक दिया जाएगा ताकि वे राजस्थान की संस्कृति को समझ सकें और निश्चित रूप से इससे आने वाले समय में और अधिक ट्रैफिक यहाँ पर बढ़ेगा। आगे बढ़ने से पहले ये जो हमारी करंट अफेयर्स की कक्षाएं हैं इन्हीं को इंटीग्रेटेड रूप से मंथली पीडीएफ के रूप में दिया जाता है। तो ये आपको बिल्कुल 20 से लेकर के 25 पेजेस में अवेलेबल कराई जाती है हर महीने। और इसी का कोर्स हमारी आरएस जंक्शन नामक जो एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल है वहाँ पर आपको मिल जाता है। इसके अलावा हमारा पोर्टल भी है online.rsjunction.com जो मैंने यहाँ दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए 5 अप्रैल तक मैंने उन छात्रों के लिए जो लाइव कक्षा देख रहे हैं एक कोड मैंने जनरेट किया था जिसका फ़ायदा वे सभी उठा सकते हैं क्योंकि वो लाइव देख रहे हैं इसलिए। तो अप्रैल 20 करके ये कोड है, तो 5 अप्रैल तक आप अगर इसको यूज़ करते हैं तो 20% डिस्काउंट भी उस कोर्स में आपको मिल रहा है। इसमें हम आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की सभी पीडीएफ अगले महीने की 15 तारीख तक उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बजट घोषणा 2023-24 के अनुरूप राजस्थान के किस जिले में नवीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है? दोस्तों अब तक हमारे राज्य के कुल 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित हो चुके थे और 3 जिले बच रहे थे जिनको भी बजट 2023-24 में पूरा कर दिया गया है। तो प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद ये 3 हमारे जिले हैं, ज़्यादातर दक्षिणी और जो मेवाड़ क्षेत्र के जिले हैं वो हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इनका नाम कन्फ्यूजन ना हो। तो मेवाड़ क्षेत्र के 3 जिले हैं। ठीक है, हालांकि अब 33 हो गए, वैसे जिले और बढ़ जाएंगे, 17 के करीब 50 जिले होने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए तो हम यही याद रखें जब तक वो नहीं होता है। तो 33 जिलों में से जो 3 बचे हुए जिले हैं उनमें भी अब मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं। ये मेडिकल कॉलेज राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी अर्थात राजमैस के अधीन होंगे। तो हमारे यहाँ पर मेडिकल कॉलेज या तो प्राइवेट सेक्टर में है, ठीक है, या फिर वो आपके मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के अधीन है, या जो तीसरा प्रकार है वो RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो कि प्रतापनगर जयपुर में है, ये यूनिवर्सिटी है, इसके अधीन भी कुछ हमारे मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, प्रत्येक मेडिकल कॉलेज जो बनेगा वो 250 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और इन कॉलेजों में जो भी उपकरण हैं, फर्नीचर हैं और जो पुस्तकें हैं वो सभी यहाँ पर अवेलेबल कराए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2023 से नौसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो नौसेना में दोस्तों 31 मार्च को पूर्व वाइस एडमिरल SN घोरमड़े जो हैं वो रिटायर हो गए हैं और उनकी जगह अब संजय जसजीत सिंह जी को जो है लगाया गया है। तो संजय जसजीत सिंह अब नए नौसेना एडमिरल बन गए हैं। ठीक है, और ये जो है इनकी अगर हम बात करें तो इन्हें 1986 में पहली बार कार्यकारी शाखा में नियुक्त किया गया था। इन्होंने नौसेना के समुद्री सिद्धांत बनाने, रणनीतिक मार्गदर्शन करने
और समुद्री सुरक्षा रणनीति जैसे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके ड्राफ्टर ये रहे, इन्होंने ड्राफ्ट किया उन सभी को। अगर प्रमुख की बात करें तो वर्तमान में एडमिरल हरि कुमार नौसेना प्रमुख भी हैं, जो हाल ही में कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, उनकी न्यूज़ आज बहुत चल रही है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आपकी नौसेना से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विदेशी व्यापार की। तो दोस्तों वर्ष 2022-23 में भारत का रक्षा निर्यात काफी बढ़ गया है, और रक्षा निर्यात डिफेंस सेक्टर का जो हमारा निर्यात है उसमें हम लगातार कोशिश कर रहे हैं बढ़ाने की, और अब ये 16,000 करोड़ के लगभग पहुंच गया है। तो कल इसको लेकर के एक ट्वीट भी जो है सरकार की तरफ से जारी किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो ये रक्षा निर्यात है ये लगभग 10 गुना ज्यादा हो चुका है। ठीक है, 2016-17 के बाद से तो लगभग 1300 करोड़ के करीब हमारे ये रक्षा निर्यात हुआ करता था, जो अब 16,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है वित्त वर्ष 2022-23 में। ठीक है, 15,000 कुछ 290 के करीब कुछ ये निर्यात है। ठीक है, तो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में ये 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हिस्सा बनाता है, क्योंकि जब निर्यात ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो रुपया है वो मजबूत होता है। वैसे हम आयात ज़्यादा करते हैं, लेकिन कोशिश यही है कि रक्षा क्षेत्र में और बाकी अन्य टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जितना हम निर्यात बढ़ा सके उतना बढ़ाएं। भारत अभी 85 से भी ज़्यादा देशों को निर्यात कर रहा है, जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं, हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं, तेजस जैसे विमान हो गए। ठीक है, इसके अलावा बहुत सी मिसाइल्स जो है हमने डेवलप की है, जैसे ब्रह्मोस हो गई, इन सभी को हम जो है बेचने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। एरो इंडिया 2023 जो हाल ही में आयोजित हुआ था बेंगलोर में, वहाँ पर भी 104 देशों की भागीदारी हुई थी, और ऐसे में ये दिखता है कि लगातार हमारे जो उपकरण हैं उनमें विदेशी रुचि दिखा रहे हैं। अब आ जाते हैं हम हमारे इसरो की तरफ। इसरो लगातार कुछ प्रयास करता जा रहा है। हाल ही में जो है 36 उपग्रह वनवेब के भी जो है प्रक्षेपित किए गए थे, और उसके बाद अब इसरो ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर के RLV-LEX नामक एक अभियान को सफलतापूर्वक संचालित किया है। ये क्या है? RLV का मतलब है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ठीक है, क्या है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। तो ये एक ऐसा व्हीकल है जिसके माध्यम से हम कोई भी यान जो है उसको वापस से हमारे वातावरण में प्रवेश करवा के और उसका क्या कर सकते हैं, दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। तो पुनः प्रयोज्य अंतरिक्ष यान जो है उनका ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन था ये, मतलब स्वायत्त रूप से वो लैंड कर सकता है या नहीं कर सकता, उससे रिलेटेड था। तो इसमें क्या किया गया, हमारे जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स है वायुसेना के, उनके माध्यम से इस वाहन को लगभग 4.5 किलोमीटर ऊपर ले जाया गया और वहां से इसको फ्री कर दिया गया। फिर इसने ऑटोमेटिकली जो रनवे है वहां पर जो है आकर के लैंड किया है। तो इसको मैं चित्र से थोड़ा समझा देता हूं आपको। कुछ इस तरह से चिनूक हेलीकॉप्टर इसको हाइट पर ले गया लगभग 4.6 किलोमीटर, ठीक है, हमारे धरातल से, और फिर उसके बाद में इसने इसको लैंड छोड़ दिया यहाँ से। फिर ये ऑटोमेटिकली एक्टिव होकर के इसने जो है रन करते हुए और यहाँ पर लैंड करने का प्रयास किया। तो जो हमारे अंतरिक्ष यान, जैसे कि अंतरिक्ष में खास करके जो छोड़े जाएंगे, हमारा जो आने वाला गगनयान मिशन है, उन गगनयान जैसे मिशनों में इसका काफ़ी योगदान रहने वाला है। क्योंकि गगनयान में क्या होगा, हमको इसी तरह के उपकरणों की ज़रूरत है जिसको मिसाइल के, हमारा जो अंतरिक्ष यान लॉन्च करने वाले होते हैं, जैसे कि GSLV हो गया, उससे इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अंतरिक्ष में जाने के बाद ये अपना काम करेगा और वहाँ से जब वापस आएगा तो ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की तरह एंट्री करेगा हमारे सिस्टम में, पूरा जो वातावरण है उसमें, और फिर इसको सेफ लैंडिंग भी यहाँ पर करनी होगी। ठीक है, एक तो मॉड्यूल्स होते हैं, तो मॉड्यूल्स तो क्या है, सीधे पानी में गिर जाते हैं, लेकिन इस तरह के यान जो है सेफली हमारे जो पायलट्स होते हैं, जो क्रू होता है मेंबर, उनको सबको वो वापस धरती पर लेकर के आते हैं। तो आने वाले टाइम में जैसे इंटरप्लेनेटरी जो हमारे कार्य होंगे उनमें भी ये काफ़ी मदद करेगा। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, जिसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है जो RS परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी सारगर्भित है। खास करके साइंस ट्रिक का जो करंट अफेयर्स है वो पूरा मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो आप बस हमारे साथ रेगुलर बने रहिए, इस कक्षा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम पर PDF है जिसका आप लाभ उठा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।